हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट लेक्चर में। हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6 की शुरुआत करेंगे, तो आपके लिए बड़ा सा वेलकम है और लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पीरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। इम्पीरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिए। पहला है इसमें इम्पीरिकल फॉर्मूला। क्या होता है इम्पीरिकल फॉर्मूला? इम्पीरिकल फॉर्मूला जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो होता है। इट मींस it represents it represents the simplest whole number ratio of atoms in a molecule और आपको ये बात एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैं कुछ मोलिकुलर फॉर्मूलेज लिख रहा हूं, देखिए जरा। कुछ मोलिकुलर फॉर्मूले लिख देता हूं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 हो गया, ग्लूकोज का C6H12O6 हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो CO2। मतलब इंपीरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं, आपसे ये बात भी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। देखिए जरा, अब मैं इनका इंपीरिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो आपने एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 से कट करूंगा तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? HO। इसको 6 से 6 1 जा 6, यहाँ पे कार्बन 1 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 हो गए। CO2 का इंपीरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों सेम रहेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसका मतलब क्या है, किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर जो भी कंपाउंड आपके पास है, आपने क्या करना है, उसके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो ले लेना है। जो सिंपलेस्ट रेशियो आप लेोगे वही उसका इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है आपके पास? मोलिकुलर फॉर्मूला। सेकंड क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में वास्तव में कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है किसी भी एटम के। जैसे यहाँ पे जो ये ऊपर वाला आप दिख रहे हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है, ठीक है। तो एग्जांपल तो इसके ऊपर वाले ही हो जाएंगे। यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में वास्तव में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो जो है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप कह सकते हो कि इस एलिमेंट के इतने एटम प्रेजेंट है। जैसे कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा बताइए जरा। इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इंपीरिकल फॉर्मूला को EF लिख लूंगा और मोलिकुलर फॉर्मूला को MF लिख लेंगे हम, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला होगा।
ठीक है, यहां पर n क्या रहेगा आपके पास, n यहां पे कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं H2O2 और HO के बीच की रिलेशन अगर चेक करना चाहूं तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भाई हाइड्रोजन के भी 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2 एटम, तो फॉर्मूला क्या आ गया, H2O2 आ गया। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये फॉर्मूला वापस ये आ जाएगा, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मतलब अगर n की वैल्यू 1 होती है तो इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाते हैं। क्लियर है? आप n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर कभी आपसे n की वैल्यू पूछ ली जाए तो कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू मोलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला वेट। आप इसका यूज कर लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे दिया है आपने उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है, और जो इंपीरिकल फॉर्मूला है उसका इंपीरिकल फॉर्मूले का वेट निकाल लेना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट से आपने इंपीरिकल फॉर्मूला वेट को डिवाइड कर देना है, जिससे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। जब आप एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, जब आप वो क्वेश्चन करोगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आप इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और कैसे आप वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए जरा, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब कभी भी इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये फॉर्मेट आपने पहले से ही तैयार कर लेना है, जिसमें क्या क्या रहेगा ये आपको गिवन रहेगा। एलिमेंट आपको दिए रहेंगे, इन इन एलिमेंट से मिलकर कोई कंपाउंड बना है और इनकी परसेंटेज इतनी है। अगर 3 एलिमेंट है उनमें से 2 की परसेंटेज दे रखी है, एक तीसरे की नहीं दे रखी, तो आप 100 में से इन दोनों को सम करके माइनस करके निकाल लेंगे तो भी आप तीनों की परसेंटेज आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, यहां से आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले इनका एटॉमिक वेट लिखना है, उसके बाद परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट निकालना है, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, और अगर सिंपलेस्ट रेशियो कंप्लीट नंबर में नहीं आ रहा है तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब कंप्लीट नंबर में आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। एटॉमिक वेट कार्बन का कितना रहेगा, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। परसेंटेज कितनी दे रखी थी भाई, 40.6 डिवाइडेड बाय 12, 5 डिवाइडेड बाय 1, 54.4 डिवाइडेड बाय 16। इसको सोल्व कर लेंगे हम, 12 तिया 36, कितने बच गए, 4, 6 12 चौक 48, लगभग 4 पे जा रहा है, या फिर 3 पे लिख लो, यहाँ पे 5, 16 तिया 48, कितने बच गए, 6 16 चौक 64। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू आई है ना उसको सभी से डिवाइड कर दो, उसको सभी से डिवाइड कर दो। इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3, 5 डिवाइडेड बाई 3.3, 3.4 डिवाइडेड बाई 3.3। इसको सोल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली ये 1 के बराबर, ये 1.5 के बराबर, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर। ठीक है, अब क्या ये रेशियो होल नंबर में आया, नहीं आया, क्योंकि यहां पे 1.5 फ्रैक्शन में आ गया। तो अब इन तीनों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यहां पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालोगे तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2, इसको 2 से किया तो ये 3 हो जाएगा, इसको 2 से किया तो ये 2 हो जाएगा। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है आपका, यही इंपीरिकल फॉर्मूला का काम करेगा। यही किसका काम करेगा, इंपीरिकल फॉर्मूला का काम करेगा। बिल्कुल आसान सा है। तो यहां से मैं इंपीरिकल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, यहीं पे लिख देता हूं। इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया, कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है इंपीरिकल फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 118 है तो आपने इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालने हैं। तो इंपीरिकल फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, तो अब मैं इंपीरिकल फॉर्मूला का वेट निकाल लेता हूं। इंपीरिकल फॉर्मूला वेट, EFW से लिख देते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला वेट। कार्बन का 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना, और ये 16 2 जा 32, इसको ऐड कर लेंगे, 4 3 7 और 2 9, 3 तो 5 5।
59 आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला वेट। तो अब हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड पे कहा था कि एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, मोलिकुलर फॉर्मूला वेट को आप इंपीरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर दोगे। तो निकाल लो यहां से एन की वैल्यू। यहां से एन की वैल्यू क्या आएगी, मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट सॉरी 118 डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला का वेट कितना है 59, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला को आप एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये एन यहां पे इसलिए लिखा है नीचे, यहां पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पे आप जब इसको सोल्व करोगे आगे लिखोगे तो आप पूरे को आगे से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। नीचे जर्नली हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो C2H3O2 और यहां पे मैंने 2 लिख दिया। तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो C4H6O4, ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है इंपीरिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला का तो आपने ये वाला पैटर्न तैयार करना है, ठीक है। एलिमेंट की परसेंटेज दी मिलेगी आपको, एटॉमिक वेट आपको पता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कर लेंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। यहीं पे अगर सिंपलेस्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखो सॉल्यूशन जो होता है वो मेनली 2 चीजों से मिलके बनता है। किस किस से, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास नॉर्मली 2 कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं हम। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जनरली मैं सोल्यूट को बी से लिखूंगा और सॉल्वेंट को ए से, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। अब यहां पर जो आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हो वो जो है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, यहां पे कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपको किसी भी टर्म में सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है या कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। कोई सॉल्यूशन बनाया गया है तो उसमें कितना सोल्यूट लिया गया है, कितना सॉल्वेंट लिया गया है, सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट कितनी है, वॉल्यूम की टर्म में या मास की टर्म में, इन सब का आपने यूज करना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो अलग अलग होती हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट पहली है, फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मोलरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ये हम मोल कंसेप्ट 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं सारी, ठीक है ना। तो इन सब का जो यूज है आप करना सीख लेंगे यहां पे कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और जनरली जो वेट है वो किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। अब इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं उसके लिए एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको। अगर आपको दे रखा है x% वेट बाय वेट H2SO4, अगर ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब रहेगा। अगर क्या लिखा है x% वेट बाय वेट, x% वेट बाय वेट H2SO4 लिखा है तो इसका मतलब क्या रहेगा, x ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका ये मतलब रहेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, वेट ऑफ यूरिया इन ए 90 ग्राम सॉल्यूशन इज 9 ग्राम, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। कैसे करेंगे, यूरिया का वेट दे रखा है 9 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट दे रखा है 90 ग्राम। सीधा फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट 9, वेट ऑफ सॉल्यूशन 90 इनटू में 100। 9 से काटोगे 10 पे गया, इसको काटोगे 1 0 से 1 0, 10% वेट बाय वेट आ गया, 10%। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर
वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम टर्म अगर कहीं पर आ रही है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अदरवाइज, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके अंदर परसेंटेज वेट बाय वेट में दो टर्म्स आ रही हैं, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आ रही, वॉल्यूम टर्म नहीं आ रही तो मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? टेम्परेचर पे। तो यहां पे मैं एक बात लिख देता हूं, क्या है वो बात? परसेंटेज वेट बाय वेट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। परसेंटेज वेट बाय वेट जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कैसे करेंगे देखिए जरा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। फॉर्मूले से साफ ये बात क्लियर हो रही है कि ऊपर जो है वेट रहने वाला है और नीचे क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, यहां तक। अब इसको भी हम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा लिखा है x% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4, तो इसका क्या मतलब रहेगा? इसका मतलब रहेगा x ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ml of solution। ठीक है, क्योंकि नीचे, और ये क्या कर दिया, एक मिनट भाई, यहां पर वेट नहीं आएगा, यहां पर वॉल्यूम आएगी। वेट ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर आपके पास है तो ऊपर क्या आएगा? वेट, और नीचे क्या आएगी? वॉल्यूम। ऊपर वेट आएगा सोल्यूट का, नीचे वॉल्यूम आएगी सॉल्यूशन की। एग्जांपल दे रखा है x% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 है, तो x ग्राम H2SO4 जो है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? उसके बाद एक क्वेश्चन है, यहां से देख लीजिए। वेट ऑफ H2SO4 इन 80 ml सॉल्यूशन इज 8 ग्राम, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़ाया है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 8 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 80 ml, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सोल्व करोगे ये 10 पे जाएगा, 10 से 10, 10% आपके पास आंसर हो जाएगा। कर लोगे यहां तक? बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, डायरेक्टली आपसे कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि इस क्वेश्चन पे, जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल था कि भाई परसेंटेज वेट भाई वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, ऐसे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे इसी चैप्टर के अंदर तो आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन सभी का यूज देखने को मिलेगा। तो आपको ये ओपन करके इस प्रकार से लिखना आना चाहिए, इस प्रकार से आपको ये लिखना आना चाहिए। और बाद में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर परसेंटेज का यूज होगा। पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था परसेंटेज कंपोजिशन का, परसेंटेज प्योरिटी पढ़ लिया आपने, परसेंटेज यील्ड पढ़ ली, तो उनके अंदर भी परसेंटेज को ओपन करके कैसे लिखना है, परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये भी सिंपल सिंपल सी टर्म्स है जिससे आपको वॉल्यूम, मास, इनके बीच का रिलेशन परसेंटेज की टर्म में पता चल जाता है। आगे चले। नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको दो चीजें पढ़ ली तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। देखिए जरा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। अच्छा, इसमें एक बात नहीं बताई पीछे वाले में, ये बताइए कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। देखो, मैंने कहा था कि अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम टर्म अगर कहीं पे यूज हो रही है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं,
परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करेगी? क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आ रही है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से अगर आपको क्या दिया है, एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर मैंने ऐसा लिखा, फॉर एग्जांपल x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4, तो इसको आप ओपन करके कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखोगे x ml of H2SO4 is present in x ml of H2SO4 is present in 100 ml of solution। इसको आप ओपन करके ऐसे लिखोगे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसी से रिलेटेड है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल सा। द वॉल्यूम ऑफ C2H5 इन 50 ml सॉल्यूशन इज 25 ml, फाइंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो देखिए कैसे करोगे आप इसको। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, जो कि यहां पे लिख रखा है वेट सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ C2H5 इन 50 ml सॉल्यूशन, मतलब 50 ml का तो सॉल्यूशन हो गया, और C2H5 यहाँ पे सोल्यूट का काम करेगा, उसकी वॉल्यूम कितनी है 25 ml। इसका मतलब 25 सोल्यूट की वॉल्यूम हो गई, 50 ml सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो गई। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से 2 पे गया, 2 से जाएगा 50 पे, आंसर क्या हो जाएगा 50%। ये आपके पास आंसर हो गया। अब आपको यहां पर भी वही बात बतानी है, क्या यहां पर तो दो दो टर्म आ रही है वॉल्यूम की, ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। इसका मतलब यहां पर जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, क्या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जैसे कि शुरुआत में आपको बताया कि नॉर्मली कोई भी सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, और मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी से और ए से, सोल्यूट को बी से और सोलवेंट को ए से। तो यहां पर दो कंपोनेंट के लिए आप मोल फ्रैक्शन डिफाइन करोगे, तो मैं XA लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू, सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मोल फ्रैक्शन A के ऐसे निकालेंगे, अगर B का निकालना पड़े तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इस प्रकार से आप B के निकालेंगे, क्या मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मोल्स का हिस्सा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अगर दो कंपोनेंट है और आपको एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो आप क्या करोगे, उसके जितने मोल है उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है, दो ही कंपोनेंट है तो ए और बी, Na प्लस NB। बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस NB। और यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। मतलब यहां पर XA प्लस XB जो है वो बेटा 1 के बराबर रहेगा। इसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। इसको चाहो तो आप मैथमेटिकली लिख भी सकते हो, प्रूव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, XA की वैल्यू यहां से उठा लो, क्या है, XA है Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस XB की वैल्यू है NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। यहां से एलसीएम क्या लिया आपने,
Na प्लस NB, नीचे वाला Na प्लस NB है, यहाँ पर भी Na प्लस NB, मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आएगा Na प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा NB। आप ध्यान से देखो, ऊपर Na प्लस NB, नीचे Na प्लस NB, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, अगर उन सभी के मोल फ्रैक्शंस का आप सम करना चाहो तो वो किसके बराबर मिलेगा आपको, 1 के बराबर मिलेगा। अगर ये दो कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे XA है और XB है, और कभी आपसे दोनों के मोल फ्रैक्शन पूछ ले, दोनों के मोल फ्रैक्शन पूछ ले, तो क्या करोगे आप, एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, XA के निकाल लिए या XB के निकाल लिए, तो XA के क्या हो जाएंगे 1 माइनस XB, और कभी आपको XB के निकालने हो, XA के निकाल लिए हो पहले, तो 1 माइनस XA, आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको कंप्लीट सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, दूसरे कंपोनेंट के कैसे निकलेंगे, मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विद 180 ग्राम H2O, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। वाटर का तो पता ही है, इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिएगा, यहां से मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल देता हूं। कार्बन का कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन कितने हैं देखो 5 और 1 6, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1, तो ऑक्सीजन का 16, 6 और 4 10 और 6 16, 1 2 और 1 3 और 1 4, 46 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर वेट आपको चाहिएगा जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी इसमें सब कुछ दिया है आपको, बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं करवा देता हूं, देखिए दो कंपोनेंट है, तो यहाँ पे इथेनॉल को, यहाँ पर इथेनॉल जो कि सोलवेंट सोल्यूट का काम करेगा, तो मैं इसको बी मान लेता हूं, और जो वाटर है, वाटर को मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो कर दीजिए सोल्व, देखिए जरा, बिल्कुल सिंपल सा है। दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है। तो मैं यहां से XB निकालता हूं, पहले इथेनॉल के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो इथेनॉल के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। तो यहां से NB की वैल्यू क्या आएगी, वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू क्या आएगी, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, प्लस में NB की वैल्यू ऊपर लिखी रखी है, वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज को पुट करना है। WB की वैल्यू कितनी है बताइए, WB मतलब वेट ऑफ इथेनॉल कितना दिया है 46 ग्राम, कितना दिया है 46, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आया इथेनॉल का 46, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 180 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता ही है 18 होता है, प्लस में ये WB बाई MWB, तो ये है ही 46 डिवाइडेड बाई 46। बस आपने इसको सोल्व करना है, वही XB आ जाएगा। चलो सोल्व भी कर देता हूं, देखो जरा, 46 से 46 कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस में 1 क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 11। ये आपके पास क्या आ गया, XB की वैल्यू आ गई। यहां से अगर आप XA की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, अब क्या XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जो कि पूछा है दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस XB कर दूंगा। 1 माइनस XB की वैल्यू कितनी है 1 बाई 11, एलसीएम कितना आ जाएगा 11, 10, 11 माइनस 1 कितना होगा 10। ये मोल फ्रैक्शन किसके आ गए, वाटर के आ गए। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सिंपल सा है, आपने सारी वैल्यूज जो दे रखी है वो पुट करनी है बस, और सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्लियर है, आगे चले, देखिए जरा, नेक्स्ट है मोलेलिटी। अब ये क्या होता है, मोलेलिटी की डेफिनेशन लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। विशेष ध्यान देना इस बात पे
यहां पर सोलवेंट के विद रिस्पेक्ट में ये कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन की जा रही है। मोलेलिटी के अंदर जब आप डिवीजन में देखोगे तो सोलवेंट प्रेजेंट मिलेगा, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी तक जो पढ़ा है उसमें सभी में नीचे क्या था, आपके पास सॉल्यूशन था, इसमें सोलवेंट आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, मोलेलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। लेकिन कंडीशन क्या है, सोलवेंट का वेट किस में होना चाहिए, किलोग्राम के अंदर होना चाहिए, किलोग्राम के अंदर। अच्छा एक बात बता दीजिए, ये जो आपने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा मास का खेल है, वॉल्यूम का कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म नहीं आई। आगे चले, देखो जरा, तो यहां से मोलेलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। इन केस अगर वेट ऑफ सोलवेंट आपसे किलोग्राम में नहीं दे रखा तो उसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को एनबी से लिख लेते, क्योंकि सोल्यूट में बी से लिखूंगा। वेट ऑफ सोलवेंट को मैं डब्ल्यू ए से लिख लेता हूं, क्योंकि सोलवेंट को मैं ए से लिख रहा हूं नॉर्मली। और यहां पर अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे क्या, कि वेट हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में दे रखा है तो कन्वर्ट करके लिखोगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां से क्लियर हो जाएगा हमारे पास। और भी 49% वेट बाई वेट H2SO4 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो मोलेलिटी आपसे पूछी है, लेकिन यहां पर परसेंटेज का यूज होगा, इसलिए आपको पहले परसेंटेज पढ़ाई गई है। तो 49% वेट बाई वेट अगर दे रखा है, तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखना जरा। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखी थी, तो 49 ग्राम H2SO4 जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। हमें तो वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए भाई, क्या चाहिए, सोलवेंट। और दो चीजें हैं, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो है वो किससे मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अगर आपके पास सॉल्यूशन का वेट है और सोल्यूट का वेट है, सोलवेंट का निकालना है तो सोल्यूट को इधर भेज दीजिए। मतलब सॉल्यूशन का वेट कितना है, देखो 100 ग्राम, सोल्यूट का वेट कितना है, देखो 49 ग्राम। तो 100 माइनस 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 51 ग्राम आ जाएगा सोलवेंट का। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। तो यहां से आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। जब भी परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखी है तो वहां से आप तीनों चीजों का मास लिख सकते हो, सोल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूशन का भी। सॉल्यूशन 100 मान लेंगे, जितना दे रखा है परसेंटेज वो सोल्यूट का हो जाएगा, 100 में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहां से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं मोलेलिटी का। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। अगर ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। अब एक चीज और रह गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसको भी यहीं सोल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना दिया है इसका, 49 ग्राम हो गया ना गिवन वेट, और मोलिकुलर वेट H2SO4 का निकालोगे तो कितना आता है 98, निकाल लेना, 1/2 आ गए। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने आ गए, 1/2, इनटू में 1000 ऊपर है। वेट ऑफ सोलवेंट कितना हो गया 51, सोलवेंट का वेट यहां से सोल्व किया था हमने, कितना हो गया 51। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 51। ठीक है,
तो अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग परसेंट, 9 पॉइंट समथिंग आपके पास क्या आ जाएगी, मोलेलिटी आ जाएगी। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए जरा, कर लोगे यहां तक? ठीक है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगी, 9.8 मोल लल। ठीक है, अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं, मोलेलिटी की यूनिट्स की बात करता हूं, तो बताइए क्या लिखोगे? ऊपर मोल है और नीचे क्या है, वेट है। ठीक है, तो यहां पे इस साइड लिख देता हूं मैं दो चीजें, एक तो ये कि यूनिट कौन सी यूज होगी, और दूसरी ये कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो आपको क्या मिल सकता है, मोल पर किलोग्राम, किलोग्राम इनवर्स, या फिर आपको लिखा मिल सकता है क्या, मोल लल। क्या लिखा मिल सकता है, मोल लल। ठीक है, और ये भी क्या है, यहां लिख देता हूं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म नहीं आ रही, कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म नहीं आ रही, वेट आ रहा है, मोल्स आ रहे हैं। इस वजह से ये क्या रहेगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगी। क्लियर है यहां तक? आगे चले। नेक्स्ट आपके पास है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर फिर से सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, फिर से क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, और इसमें जो है लीटर के अंदर आपको वॉल्यूम रहनी चाहिए किसकी, सॉल्यूशन की। अगर मिलीलीटर में दे रखी है तो सेम वैसे ही, अगर वहां पे मास ग्राम में दे रखा तो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहां पर अगर कभी ऐसा हो कि जो वॉल्यूम है आपके पास मिलीलीटर में दे रखी है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा आपने रखनी लीटर के अंदर ही है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल एम मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन यही है कि अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखी है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना आपको आता ही है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लीजिए, यहां से इसकी यूनिट यहीं पे बता देता हूं मैं, पहले यूनिट देख लो, इसकी यूनिट देख लो, और ये बता दो कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। देखिए जरा यूनिट्स, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, क्यों, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे क्या है, वॉल्यूम है लीटर में। या फिर आपको दूसरा वर्ड क्या लिखा मिल सकता है, मोलर। क्या लिखा मिल सकता है, मोलर। क्लियर है, और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, करेगी भाई, ये तो करेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो मोलरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड मोलरिटी ऑफ 49% वेट बाय वॉल्यूम H3PO4। तो सबसे पहले हम जो परसेंटेज दी है उसको ओपन करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो जरा, वेट बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब 49 ग्राम ऑफ H3PO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए आपको परसेंटेज पहले पढ़ाई गई है, ठीक है ना। अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपको दिया है, इसका मतलब ऊपर जो है वो वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, नीचे जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 49 ग्राम H3PO4 जो है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब आपने सिंपल मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए आपको H3PO4 का जो है मोलिकुलर वेट और चाहिएगा।
क्योंकि नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो इसका मोलिकुलर वेट चाहिएगा, तो इसको मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको कितना आएगा इसका मोलिकुलर वेट। देखिए जरा, इसका मोलिकुलर वेट इधर सोल्व कर देते हैं। हाइड्रोजन के 3 हो गए, फॉस्फोरस का कितना होता है 31, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा और 16 64 64, 6 4 सॉरी 4 3 7 और 1 8 6 और 3 98। अच्छा ये H2SO4 और H3PO4 दोनों का सेम ही होता है, 98 आ गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो अब यहां से आप सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में दे रखी है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाना है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, यहां पे वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला लगा दो, यहां पे सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है आपने। मोलिक वेट कितना है इसका 49 ग्राम है, 1000 हो गया डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट कितना आया 98 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितनी है इसकी 100 ml। तो ये 2 पे चला गया, 20 से 20 5 मोलर आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक, आपने ये लेक्चर देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा छठा लेक्चर कवर हो गया है भाई। तो इसके बाद जो है मोस्टली जो टॉपिक्स है वो कवर हो चुके हैं। धीरे धीरे करके हम जो बाकी के बच गए हैं वो भी धीरे धीरे कर लेंगे। आप रेगुलर क्लासेस को देख लीजिए और पेन कॉपी साथ लेके बैठिए, ठीक है, और नोट कर लिया करें। तो यहां तक आपने क्लास देखी, इसके लिए आपको बहुत बड़े वाला थैंक यू। तो अब हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए ओके बाय।